किसान भाइयों राम राम नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल फायदे की खेती में, जिसमें हम जानते हैं कि खेती के फायदेमंद तरीके क्या है। देखिए, खेती हर कोई करता है, फायदे के लिए करता है। हम मेहनत करते हैं, खाद डालते हैं, बीज अच्छा लेते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, सब किस लिए? ताकि अच्छी फसल हो, फायदा हो। लेकिन क्या वो हमें हो पा रहा है? उतना नहीं हो पा रहा जितना हम चाहते हैं। हमारे चैनल के सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एक जमाना था जब हमारे खेत में बैलों से हल खींचा जाता था, खेत की जुताई बैलों से की जाती थी। क्या आज की मिट्टी में वो बैल चल सकते हैं? कमर टूट जाएगी उनकी। क्यों? क्योंकि वो जमाना था, उस समय जो है खाद के नाम पर हम गोबर की खाद डालते थे, बैलों से हल चलाते थे, मिट्टी नरम थी, भुरभुरी थी। लेकिन आज खाद डाल डाल कर मिट्टी जो हो गई है वो हो गई है कड़क। अब हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं। पहले 32 एचपी का ट्रैक्टर आया, फिर 40 का आया, 45 का आया, 52 का आया, आजकल 60-75 एचपी के भी ट्रैक्टर आते हैं जिनसे खेती होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मिट्टी हो गई हार्ड, कठोर, है ना। और कठोर मिट्टी में ट्रैक्टर मुश्किल से चल पाता है। कठोर मिट्टी में पौधे की जड़ ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, ज्यादा खाद अवशोषित नहीं कर पाती है ना। और कठोर मिट्टी में आपकी खाद पौधे की जड़ तक भी नहीं पहुंच पाती है। तो सवाल ये है कि मिट्टी को कठोर होने से कैसे बचाएं, और ये हमारा आज का विषय है डिस्कशन का। कल हमने बात की थी डीएपी की, बेसिकली हमने बात की थी फास्फोरस की, है ना। और फास्फोरस हमें 3 तरह की खादों से मिलता है, डीएपी से मिलता है, एसएसपी से मिलता है, सिंगल सुपर फास्फेट, और हमें मिलता है एनपीके, जो कॉम्बिनेशन खाद आता है ना। 32-12-16 आता है, 10-26-26 आता है, 19-19-19 आता है, 0-52-34 आता है, अलग अलग टाइप के खाद आते हैं। तो इनसे भी हमें फास्फोरस मिलता है। मध्य प्रदेश में ज्यादातर डीएपी का इस्तेमाल होता है फास्फोरस के लिए। और मिट्टी को कड़ा करने में, हार्ड करने में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो इसी डीएपी या एसएसपी का होता है। अब ये होता कैसे है? देखिए, डीएपी जो है डाई अमोनियम फास्फेट, है ना, यानी कि उसमें अमोनिया है और फास्फेट है। फास्फोरस जो है ना, फास्फेट के तौर पे होता है। अब फास्फोरस बहुत ही क्रियाशील तत्व है ना, ये स्वतंत्र तो रह ही नहीं सकता। तो डीएपी में अमोनिया के साथ जुड़ के बैठा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसे मिट्टी में डाल दीजिए तो जैसे ही इसमें पानी पड़ेगा तो अमोनिया तो अलग हो जाएगा, है ना, उससे हमको मिलता है नाइट्रोजन। ठीक है, आपको पता ही है कि डीएपी अगर आप डाल रहे हैं तो फिर आपको यूरिया ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18% यूरिया इसमें भी होता है, नाइट्रोजन इसमें भी होता है डीएपी में। अब फास्फोरस जो अलग हुआ वो ज्यादा देर तक अलग नहीं रह सकता, वो मिट्टी में किसी न किसी चीज से जुड़ जाएगा। अब देखिए, 3 परिस्थितियां बनती हैं। पहले तो अपने मिट्टी का पीएच चेक कराइए, है ना। मिट्टी की गुणवत्ता जांचते हैं। तो जब हम मिट्टी की गुणवत्ता जांचते हैं तो उसमें बहुत सारी बातों का पता चलता है, और उसमें एक चीज का पता चलता है, पीएच का। अब ये पीएच क्या है? देखिए, आपको पता ही है, हम जो भी खाना खाते हैं, स्वाद जो है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है सामान्य, एक होता है खट्टा, और एक होता है क्षारीय। तो इसको पीएच स्केल पे बांटा गया है। 7 पीएच जो है सामान्य कहलाता है, 7 से कम खट्टा कहलाता है, और 7 से ज्यादा क्षारीय कहलाता है। तो अगर आपके मिट्टी की पीएच, और आपको बता दूं कि खेती के हिसाब से सामान्य पीएच सिर्फ 7 को नहीं माना गया है, 6.5 से 7.5 को सामान्य माना गया है ना। खेती के लिए बिल्कुल 7 तो संभव नहीं है मैनेज करना, थोड़ा आगे पीछे होता है, तो 6.5 से 7.5 पीएच को सामान्य माना गया है। अब 3 स्थितियां हो सकती है, या तो आपकी मिट्टी सामान्य पीएच पे है, या सामान्य से कम यानी कि अम्लीय है, या सामान्य से ज्यादा यानी कि क्षारीय है। ठीक है,
तो तीन स्थितियां हैं, तीनों में होता क्या है देखिए, आइए हम जाने। अब इसमें क्या होता है, देखिए डाई अमोनियम फास्फेट जो है इसका फार्मूला होता है NH4 2HPO4। इसमें जो PO4 है ये है फास्फेट। पानी जैसे ही इस पे पड़ेगा इसमें से अमोनिया वाला हिस्सा हट जाएगा तो बचेगा PO4। अब यहां ध्यान दीजिए कि अगर आपकी मिट्टी का प्रकार, अगर मिट्टी जो है सामान्य है 6.5 से 7.5, तो सामान्य की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करें कि ये 6.5 से कम है, तो मिट्टी में पहले से आपने जो जिंक डाला हुआ है या मैग्नीशियम डाला हुआ है या एल्यूमिनियम डाला हुआ है, जिंक के साथ जुड़ जाएगा फास्फोरस और बनाएगा जिंक फास्फेट, है ना। Zn जो है जिंक कहलाता है और PO4 यहां से आ गया, है ना, इधर से PO4 यहां आके जुड़ जाता है, जिंक के साथ जुड़ जाता है। मैग्नीशियम के साथ फास्फोरस जुड़ के मैग्नीशियम फास्फेट बना लेगा, एल्यूमिनियम के साथ जुड़ के फास्फोरस एल्यूमिनियम फास्फेट बना लेगा। अब ध्यान ये दीजिए कि ये तीनों ही जो फास्फेट हैं ये अघुलनशील हैं, ये पानी में आसानी से नहीं घुलते, है ना। आपने तो DAP डाला, उसके बाद पानी डाला, अमोनिया अलग हो गया, लेकिन फास्फोरस जो है आपके पौधे पर पहुंचने से पहले मिट्टी में पहले से जो मौजूद ये चीजें हैं इनके साथ जुड़ के इसने फास्फेट बना लिया, और ये अब घुलता भी नहीं है। और अगर ये घुलेगा नहीं तो आपके पौधों को नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि हो सकता है आपकी मिट्टी का जो pH है 7.5 से ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा क्षारीय है, तो उसमें क्या होगा, कैल्शियम ज्यादा होगा, है ना। ज्यादा क्षारीय बनता किससे है, कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, ठीक है। तो कैल्शियम की अधिकता हो जाती है और मैग्नीशियम भी होता है, तो कैल्शियम के साथ जुड़ के ये कैल्शियम फास्फेट बना लेगा। ये देखिए यहां गलत लिख दिया गया है, ये कैल्शियम फास्फेट बनाता है, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट तो बहुत ज्यादा अघुलनशील है, ठीक। तो आपने फास्फोरस तो डाला लेकिन ये आपके पौधों को नहीं मिला, है ना। अगर आपकी मिट्टी का प्रकार सामान्य है तब भी ये जिंक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कैल्शियम सभी से जुड़ेगा, लेकिन धीरे जुड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कुछ फास्फोरस आपके पौधों को मिल जाए। अब ये क्या हुआ कि ये सभी जो फास्फेट बने ना ये अघुलनशील हैं, घुल रहे नहीं हैं, पौधों को नहीं मिल रहे हैं, तो जाएंगे कहां, मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं और यही मिट्टी को कड़ा बनाते हैं, मिट्टी को हार्ड बनाते हैं, ठीक है। अब इनका जो ये गठजोड़ बना है जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, इसको तोड़ता कौन है, मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो इस गठजोड़ को तोड़ते हैं। उससे भी पहले, सबसे पहले जरूरी है कि आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। अगर आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कि मैंने लिखा कि मिट्टी का जो प्रकार है सामान्य जब होता है, यानी कि उस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ हैं, है ना। और ये कार्बनिक पदार्थ क्या क्या होते हैं, देखिए गोबर की खाद। बहुत लोगों को लगता है कि गोबर की खाद हम साल में एक बार ही डालेंगे तो चलेगा, नहीं। आप जब भी फसल उगाने जा रहे हैं थोड़ी मात्रा में गोबर की खाद जरूर डालें, और साल में लगभग 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद जरूर डालें। फिर कार्बनिक पदार्थ और कहां से आता है, पिछले फसल के अवशेष। अभी धान की फसल पूरी हो रही है, धान की कटाई चल रही है, आगे गेहूं की फसल लगेगी। पंजाब और हरियाणा में बहुत बड़ी समस्या है कि वहां पर जो धान के अवशेष हैं उनको आग लगा देते हैं। मध्य प्रदेश में भी ये समस्या है कि आग लगा देते हैं। आग लगा के आप अपना इतना ज्यादा नुकसान करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए आग लगाने के नुकसान क्या क्या है। पहला, अगर पिछली फसल के अवशेष आप मिट्टी में नहीं मिलाते हैं तो अगली बार जो आप DAP डालेंगे उसमें फास्फोरस पौधे को मिलने में दिक्कत आएगी। दूसरा, जो पिछली फसल के अवशेष होते हैं उनमें पोटाश बहुत ज्यादा होता है, पोटेशियम। आपको पोटाश कम डालना पड़ेगा अगर आप उसे न जलाएं तो, ठीक है। तो पोटाश का नुकसान हो गया। और तीसरा नुकसान होता है कि जमीन में जो हमारे मित्र बैक्टीरिया हैं, जो कि आपके ये जितने फास्फेट बने इन सब फास्फेट को घोलते हैं और पौधे तक फास्फोरस पहुंचाते हैं, वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, है ना। तो आग नहीं लगाना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ और कैसे बढ़ा सकते हैं आप मिट्टी में, एक फसल होती है ढेंचा और एक फसल होती है स्तन।
है ना। तो इन फसलों को लगाइए और 40 दिन की फसल हो जाए तो उसको फिर मिट्टी में बिखेर दीजिए, है ना। तो बहुत जल्दी, और उसके बाद पानी डाल दीजिए, ये जो फसल है ये गल जाएगी, मिट्टी मिल जाएगी और आपकी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता हो जाएगी। तो कार्बनिक पदार्थ जब आपकी मिट्टी में होते हैं तो वो जो जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, उनके ऊपर एक कोटिंग बना लेते हैं, ठीक है। और फॉस्फेट उनसे क्रिया नहीं कर पाता है और जाके आपके पौधों को मिलेगा। इसीलिए इन कार्बनिक पदार्थों का आपकी मिट्टी में होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी मिट्टी में फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया का होना जरूरी है। देखिए, ये बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, ये मिट्टी में अपने आप होता है। लेकिन अगर आप लगातार अपने खेत में आग लगाते गए हैं हर फसल की अवशेष को जलाने के लिए, तो ये बैक्टीरिया सुषुप्त हो गए हैं, डोरमेंट हो गए हैं, सो गए हैं और जमीन के बहुत अंदर चले गए हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो पहले मेरी प्रार्थना है कि खेतों में आग मत लगाइए, पिछली फसल के जो अवशेष हैं उनको बखर चलाइए और मिट्टी में मिला दीजिए, ठीक है। और खेत में कार्बनिक पदार्थ डालिए, गोबर की खाद डालिए, ठीक है। और इसके अलावा ये बॉटल में भी आता है फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, अलग अलग कंपनियों का आता है, इफ्को का आता है, क्रिबको का आता है, कात्यायनी का आता है और बहुत सारी कंपनियों का आता है। तो ये फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया डालिए। अब ये फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया करता क्या है, ये जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है ये गोबर की खाद और जो मैंने अभी कार्बनिक पदार्थ बताए उनको खाता है, ठीक है। और खाने के उससे जिंदा रहने के लिए उसको खाता है और उसके साथ ही वो ऐसे कार्बनिक अम्ल बनाता है जो हमारे इतने सारे फास्फेट बन गए, जिंक फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट, एल्यूमिनियम फास्फेट, इनके गठजोड़ को तोड़ता है और फास्फोरस को पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। तो फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डीएपी हो या एसएसपी हो या एनपीके खाद हो, इनको डालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन्हें खेत में छींटिए नहीं, इसे बीज के नीचे डालिए। इस तरह से बुआई कीजिए कि बीज के नीचे या बीज के आसपास ही ये पड़े, तो ये आपके पौधों को मिल पाएंगे, ठीक। और इसके साथ ही अपने खेत में कार्बनिक पदार्थ मिलाइए। सबसे आसान है गोबर की खाद, पिछली फसल के अवशेष और ढेंचा की फसल। और फिर आपकी मिट्टी में फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप बाजार से लाकर डाल सकते हैं। ये लगभग 1 लीटर की बोतल आती है और 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। तो जितने भी एकड़ आपकी जमीन है उसके हिसाब से इसको लाइए और गोबर की खाद में मिला के इसे पूरे खेत में छींट दीजिए। तो ये जो है डीएपी से मिलने वाली फास्फोरस की पूरी मात्रा आपके पौधों तक पहुंचाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी और ये जानकारी आपके फायदे के लिए काम आएगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण और फायदे की खेती जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल फायदे की खेती के साथ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस चैनल को देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।